आज के सत्र में हर सब्जी के बीज की टेक्निक या तरीका यहाँ समझाया जाए ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन जो सवाल आएंगे उसके अनुसार और जो चीज मैं बताना चाहता हूँ वो ये दोनों चीजें मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले आज हम खाद के बारे में थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि जैविक खेती की तरफ जब भी हमारा ध्यान जाता है तो तीन चीजों पे हमारा डर बन जाता है। पहला, हम कीड़े और बीमारियों को कैसे कंट्रोल करेंगे यदि रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं तो। दूसरा, खरपतवारों को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि रसायन विधि में तो हल्का छिड़काव करते ही उसकी कंट्रोलिंग हो जाती है। और खुराक, खाद कैसे पूर्ति करेंगे यदि हम बाहर से नहीं डाल रहे तो, क्योंकि रसायन वाले तो एक कट्टा भर के लेके जाते हैं और मुट्ठी डाली और उसमें काम चल गया। लेकिन पहली बात तो भारत भूषण त्यागी जी कहते हैं कि इस धरती माता का पेट भरने की हमारी किसी की क्षमता नहीं है, ये खुद दुनिया का पेट भरने के लिए सक्षम है। तो धरती माता को ही हम ऐसी स्थिति में लेके आए कि वो हमारी फसलों का पेट भरे और वो फसलें हमारा पेट भरे। उसका सीधा सीधा तरीका है कि हम अपने खेत में जी उसका सीधा सीधा तरीका है कि हम अपनी मिट्टी के अंदर जो कार्बनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कार्बन है, उसकी मात्रा 1.6 के आसपास पहुंचा दें। और उसका जो सबसे आसान तरीका है वो है अपनी फसलों के अवशेष खेत के अंदर मिलाते जाएं। यदि वो फसलों के अवशेष हम पशु चारे के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो पशुओं का गोबर उस खेत में पहुंच जाए, नहीं तो सीधे सीधे फसलों के अवशेष खेत के अंदर मिलते जाए। तो ये एक आसान विधि है। इसके अलावा जो गोबर है या हमारे पास कुछ अवशेष फसलों के उस रूप में बचे हुए हैं कि हम सीधे सीधे मिट्टी के अंदर उसको नहीं मिला रहे, तो उसको हम सही ढंग से तैयार कैसे करें। क्योंकि यदि हम कच्चा फसलों के अवशेष या कच्चा गोबर खेत के अंदर डालेंगे तो वहां पे उसका नेगेटिव रिजल्ट आता है, पॉजिटिव नहीं आता। क्योंकि किसी भी अवशेष को गलने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। किसी भी कार्बन को खाद बनने के लिए पहले खुद नाइट्रोजन की जरूरत होती है। यदि हम उसमें कच्चा मिला देते हैं तो वो नाइट्रोजन जमीन के अंदर जितनी स्टोर है उसको भी खींच लेता है और उसके कारण फसल हमारी कमजोर या पीले रंग में आ जाती है। उस जो नियम है उसको हम बोलते हैं CN रेशो, यानी कार्बन और नाइट्रोजन की रेशो। किस कार्बन को गलने के लिए कितनी मात्रा में नाइट्रोजन की जरूरत होती है उसको बोलते हैं CN रेशो। जैसे पराली है, इसके CN रेशो होती है 54:1, यानी 54 किलो पराली को गलने के लिए, खाद बनने के लिए 1 किलो नाइट्रोजन की जरूरत होती है। 54 क्विंटल पराली को गलने के लिए 1 क्विंटल नाइट्रोजन की जरूरत होती है। इसी प्रकार से हर फसल के अवशेषों का की CN रेशो होती है, वो अलग अलग होती है। गोबर की यदि हम खाद कच्ची डाल देते हैं तो उसमें भी आपको महसूस हुआ होगा कि उसके बाद वहां पे फसल पीली पड़ जाती है और कुछ फसलों के खरपतवारों के बीज उसके अंदर समाहित होने के कारण खरपतवार भी हमारे को तंग करने लग जाते हैं। तो इसलिए उस गोबर को या तो जो भी अवशेष हमारे पास है उसको हम बाहर तैयार करके खाद के रूप में तैयार करके खेत के अंदर डालेंगे तो उसके रिजल्ट हमारे को पॉजिटिव मिलेंगे। यदि कच्ची डालेंगे तो उसके नेगेटिव मिलेंगे। कई बार कच्ची गोबर खेत के अंदर डालने से फफूंद या कुछ बैक्टीरिया वाली बीमारियां भी हमारी फसलों के अंदर आ जाती हैं, जिससे उखेड़ा वगैरह हो जाता है। तो आज जो सबसे सस्ती और हर किसान के कारगर होने की है वो है रूढ़ी की खाद तैयार करने की। जो गोबरों के ढेर लगते हैं, आजकल आप देखोगे तो गांव में जो बाहर वाली सड़क होती है जिसको फिरनी बोलते हैं, उसके किनारे पे गोबर के ढेर पड़े होते हैं और बरसात के अंदर बरसात होती है उस समय उनका पानी निकल के तालाबों के अंदर चला जाता है और तालाबों के अंदर स्टोर पानी को भी खराब कर रहा है। उस गोबर को के ढेर को हम खाद में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए जो विधि है उसको सबसे आसान विधि है गड्ढा विधि।
गड्ढा विधि जो मैं मेरे खेत में या मेरे घर पे तैयार करता हूँ, उसका जो तरीका है मेरे पास, वो मैं 10 फीट का एक लंबा गड्ढा जिसकी चौड़ाई 3 फीट और 3 फीट गहराई होती है, तो इस प्रकार से 10-10 फीट के 3 गड्ढे मैं अपने लिए तैयार करता हूँ। और पहला गड्ढा जब भर जाता है तो उसको भरने के बाद ऊपर का जो हिस्सा होता है, जमीन के लेवल तक जब वो भर गया, तो ऊपर वाले हिस्से पे भी मैं गोबर या खेत जो अपने गंडासे के आगे के अवशेष है उनको उसी में स्टोर करते करते उसको वी शेप में ऊपर लेके जाता है, यानी चोटी ही बन जाती है। 3 फीट नीचे है तो 3 फीट के ऊपर चोटी बन जाती है। और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसमें मैं नमी की मात्रा को चेक करता हूँ, यानी हर हिस्से का एक लड्डू सा बन जाए, इतनी नमी उसके अंदर बरकरार है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं उस समय पे उसके मैं पानी की पूर्ति करता हूँ। पानी के द्वारा जी उसकी सारी नमी पूरी हो जाए, उसको सही ढंग से कसी के साथ सीधा करके पॉलीथीन की शीट का मैं यहाँ यूज करता हूँ। यदि आप पॉलीथीन की शीट का यूज नहीं करना चाहते तो चिकनी मिट्टी के साथ उसको लीप के आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं पॉलीथीन की शीट उसके ऊपर से ढक के बाहर वाले हिस्से उसके मिट्टी के अंदर दबा देता हूँ और उस ऊपर कुछ पराली या कोई और भूसे के अवशेष हैं और कुछ कुत्तों से बचाने के लिए छड़ियां वगैरह लगा के उसको ऐसे ही 3 महीने के लिए छोड़ देता हूँ। और 3 महीने के बाद फिर वो ऊपर वाली सतह जमीन लेवल तक जब बैठ जाती है तो 3 महीने या 3.5 महीने में वो जमीन लेवल पे आ जाती है, तो उसके बाद फिर ऊपर वाली वो पॉलीथीन रख के उसको मैं खाद के रूप में खेत में प्रयोग करता हूँ। वो 3 महीने के बाद जो खाद उसके अंदर से निकलती है वो बिल्कुल भुरभुरी और चाय पत्ती दार वो खाद होती है। उसको यूज करने के बाद किसी भी प्रकार की फसल के अंदर पीला की या कोई खरपतवारों के बीज का कोई भी अवशेष उसके अंदर नहीं होता, वो कंप्लीट खाद होती है। यदि इसमें तरीका जानना चाहें इतना जल्दी कैसे हो जाता है, इसमें नॉन एरोबिक जो बैक्टीरिया हैं वो काम करते हैं। इसमें हवा का संचार नहीं होता है, इसलिए एरोबिक बैक्टीरिया इसके अंदर काम नहीं करते, केवल नॉन एरोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं। और इसको एक बार खोलने के बाद फिर आपको यूज करने की स्थिति तक इसको खाली ही करना पड़ेगा। यदि उस पे हवा लग जाएगी तो फिर नॉन एरोबिक बैक्टीरिया उसमें काम करना बंद कर देंगे। एरोबिक बैक्टीरिया के लिए वहां पे खाद्य कुछ होता नहीं, तो उसमें आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं होती एक बार खोलने के बाद। भाई आप ये सोचो कि इसमें 6 महीने और तैयार कर लूं, यदि आपने समय बढ़ाना है तो बंद के बंद में बढ़ाएंगे, खोलने के बाद उसको बढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। उसके बाद आपको खेत में उसको प्रयोग करना ही चाहिए। तो इसी गोबर को हम दूसरी विधि से कर सकते हैं, नापेड विधि से। नापेड विधि में 3 मीटर बाई 1 मीटर का की चौड़ाई और 1 मीटर की ऊंचाई का एक ईंटों का एक ढांचा तैयार किया जाता है, जिसकी बाहर की दीवारें हैं जो साइडों की, उसके अंदर बीच बीच में होल छोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हमारे पास ढांचा तैयार हो जाता है तो उसमें नीचे वाली परत 6 इंच की एक अवशेषों की होगी, जो फसलों के अवशेष है या खरपतवारों के अवशेष है जो भी हमारे पास में है, वो एक परत उसकी बिछेगी, फिर उसके ऊपर गोबर बिछेगा, फिर एक सूखे भूसे की परत, फिर एक गोबर। तो इस प्रकार से उसकी परतें बिछते बिछते 3 फीट से ऊपर जब हम आएंगे तो उस पे भी आप वी शेप में वही जिस तरह से मैंने पहले बताया था ऊपर चोटी बना देंगे। और वो चोटी वाला जो हिस्सा है उसमें जब गोबर मिलाएंगे तो वो गली सड़ी पहले वाली हमारी खाद और उसके साथ कुछ केंचुए मिला देंगे और उसमें नमी की मात्रा पूरी करके इस छाया का भी प्रबंध हमारे को करना पड़ेगा। यदि सीधी धूप इसमें लगेगी तो वो केंचुए करनी पड़ेगी। केंचुए वाले की स्थिति तक उसमें पानी का प्रबंध और छाया का प्रबंध आपको करते रहना।
तो उसके बाद ये भी 3-3.5 महीने के बाद होती है। इसमें हम बीच में चेक भी कर सकते, साइडों के होल हैं उसके अंदर से हम खाद निकाल के देख सकते हैं भाई कहीं पे जो अवशेष बचे हुए हैं या सारे का खाद तैयार हो चुका है। तो इस खाद को भी आप यूज करेंगे तो वही 1.3 के आसपास इसमें नाइट्रोजन की मात्रा, लगभग 1.2 के आसपास में फास्फोरस की मात्रा, इस प्रकार से 16 के 16 तत्व इस खाद में भी तैयार हो जाते हैं। हाँ, तीसरा जो गोबर का तैयार करने का तरीका है, उसमें जमीन के ऊपर ही ढेर लगा लेते हैं कुछ साथी, और उसमें कुछ जो यूनिवर्सिटियों में हमारे को जैविक खाद के नाम से जीवाणु मिल रहे हैं, तो उनका भी प्रयोग, जैसे ट्राइकोडर्मा है, राइजोबियम है और सुडोमोनास है, तो उनको मिला के उस गोबर में बीच बीच में 10 दिन में 15 दिन में उसको पलटी मार लेते हैं और नमी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए उसकी नमी पूरी रखते हैं, और छाया के अंदर इसको रखने के बाद 3-3.5 महीने में ये भी तैयार हो जाता है। तो इसमें बार बार आपको कटाई करनी पड़ेगी और हवा इसके अंदर मिलती रहे, नीचे वाला हिस्सा इसका गर्म ना हो और वो बैक्टीरिया उसके ना मरे, तो इस बात का उसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तीसरी विधि है। ये तो हुए मोटे तौर पे जो हमारे ज्यादा पशु हैं उनका गोबर को तैयार करते हुए उसके साथ अपनी फसलों के अवशेषों का खाद बनाने का की विधि। इसी गोबर की चौथी विधि है बायोगैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट के नाम से हरियाणा के लोग जानते हैं इसको। और बायोगैस प्लांट, इसमें हम अपनी पशुओं की कैपेसिटी के अनुसार 3 प्रकार के बायोगैस प्लांट अपने यहाँ प्रचलित हैं। उसमें सीमेंट डोम होता है जिसको मटका की तरह का बनाया जाता है और उसकी एक बाहर की भी होदी बन जाती है और एक उसकी इनलेट की छोटी होदी बन जाती है। इसी में दूसरा तरीका है स्टील बॉडी का। उसमें ऊपर जो डोम होता है वो स्टील का बनता है, नीचे कंक्रीट का उसका ढांचा बन जाता है। ये बड़े लेवल वाले जिसके पास बहुत ज्यादा पशु होते हैं उनको बनवाना पड़ रहा है। तीसरी विधि, इसमें प्लास्टिक के बड़े बनाए गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट आ रहे हैं। वो 2000 लीटर से ऊपर वाले जो टैंक होते हैं उनके अंदर एक सिस्टम बना के उसको हम घर की छत पे या घर के अंदर भी रख के उसके अंदर गोबर डालते हुए उसकी गैस को प्रयोग करके उसके अंदर से जो सैलरी निकलेगी वो आपकी तैयार खाद होगी। तो अब जो छोटे रूप में तैयार करने हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पशु नहीं है और थोड़े ही खाद से जिन्होंने खेती करनी है, उन तरीकों के बारे में मैं बात करूंगा। उसमें सबसे पहला है घन जीव अमृत। जिनके पास में थोड़े लेवल पे गोबर होती है वो उस गोबर को सुखा के बारीक कर लें। बारीक करने के बाद 1 क्विंटल गोबर के अंदर, सूखे गोबर के अंदर 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो सीरा या गुड़ और वृक्ष के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी, इन तीनों का घोल गोमूत्र का, चारों का, गोमूत्र का, बेसन का, गुड़ का और वृक्ष के नीचे की मिट्टी, इन चारों का घोल एक बाल्टी के अंदर या ड्रम के अंदर हम तैयार करके उस सूखे गोबर के अंदर मिला के उसमें अच्छे से मिश्रण कर छाया के अंदर उसको रख देंगे। तो उसको ढक के रखना है, नमी उसके अंदर बरकरार रहे। तो 2 मिनट के लिए मैं माफी चाहूंगा, एक फोन आ गया। हाँ, क्या करें तो उसको हम किसी बोरी के जूट की पल्ली के साथ में ढक के और छाया के अंदर रख देंगे तो वो 10 दिन के बाद यूज करने लायक हो जाती है। और उसको हम 3 साल तक यदि छाया के अंदर रखें ये तो आप कभी भी उसको
यूज कर सकते हैं। घन जीवामृत को प्रयोग करने के लिए हम डीएपी की जगह पे भी प्रयोग कर सकते हैं। सब्जियां लगाते वक्त जब हम मेंड बनाते हैं तो उसके बीच में यदि हम घन जीवामृत को लगा देंगे तो वो हमारी पूरे सीजन के लिए खाद की पूर्ति को पूर्ति कर सकता है। सॉरी, दूसरा जीवामृत है। जीवामृत का लगभग सभी साथियों को पता ही होगा। 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, 1 मुट्ठी वृक्ष के नीचे की मिट्टी, ये शुद्ध मिट्टी कह ले, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, इसको 100 लीटर पानी में घोल के बार बार हिलाते रहना है। जब इसके अंदर से फर्मेंटेशन की मुकार आनी शुरू हो जाए, गंध आनी शुरू हो जाए, तो ये आपका तैयार है। चौथा तरीका जो मैं बताना चाह रहा हूं वो है मटका विधि। बहुत से साथी बहुत थोड़ी मात्रा में खेती करते हैं, जैसे छत पे बागवानी, उनको बहुत थोड़े खाद की जरूरत होती है और वो अपना खाद यदि घर पे तैयार करके लेके कर लें तो बाहर कई बार शहर की ऐसी स्थिति आ जाती है तो उनको दूर से खाद लाने में दिक्कत होती है। तो यदि घूमती हुई गायों का भी गोबर इकट्ठा कर लेंगे तो वो मटका खाद जो है उसमें बढ़िया खाद तैयार हो जाती है और अपनी घरेलू सब्जियों के लिए उसकी भी पूर्ति कर सकते हैं। एक मटके के अंदर लगभग 10 किलो गोबर आ जाता है। उसमें 1 लीटर गौमूत्र और 100-150 ग्राम के आसपास में गुड़ और बेसन और थोड़ी ही वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उसको घोल के यदि हम मटके को अंदर छाया में रख देंगे और उसको हर रोज एक बार चलाते रहेंगे तो 15 दिन के बाद में वो खाद तैयार हो जाएगी और उस खाद को हम साल भर तक यदि यूज ना करेंगे तो उसके अंदर उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे तरीकों से ये खाद तैयार करके अपनी फसलों को खुराक दे सकते हैं। खुराक देने के और भी काफी तरीके हैं। वो मैं ये समझता हूँ कि हर तरीके को आज ही हम डिस्कस करेंगे तो ये जितने डिस्कस किए हैं ये भी हमारे ऊपर से निकल जाएंगे। तो आज मैं दूसरी बात जो तय हुई थी वो हम हाइब्रिड बीज के अंदर से देसी बीज निकालने के तरीके का जिक्र करने का था। हाइब्रिड बीज का पहले मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ। हाइब्रिड होता क्या है? एक स्पेशल प्रकार की मादा को स्पेशल प्रकार के नर के साथ मिलन कराने के बाद जो बीज तैयार होता है, मैन्युअली क्रिया के बाद जो बीज तैयार होता है उस बीज को हम हाइब्रिड बीज बोलते हैं। तो वो एक ही प्रकार की मादा होती है और एक ही प्रकार का नर होता है, उसमें दूसरे की संभावना नहीं होती। तो उसके द्वारा जो बीज तैयार होते हैं वो सभी एक ही प्रकार की फसल देते हैं। यानी जब हम हाइब्रिड की फसल को लगाते हैं तो उसके सभी पौधे एक ही प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, एक ऐसे ही बढ़वार होती है और इतना ही उत्पादन होता है, उसका सभी का रंग लगभग मैच होता है। अन्य जो बीज होते हैं उसमें सेग्रीगेशन होता है, इसलिए कि कुछ पौधे ऊंचे नीचे या कमजोर इस तरह से भी आ जाते हैं। तो हाइब्रिड का और इनका इतना ही फर्क होता है। अब स्पेशल प्रकार के नर को स्पेशल प्रकार की मादा के साथ मिलाया जाता है। तो उनको यदि हम दोबारा से बोएंगे, जिसको हम F1 बोलते हैं, F1 में हम बोएंगे तो उसमें सबसे पहली साल आएगी F1 में, उसमें 25% सेग्रीगेशन आएगा। सेग्रीगेशन का मतलब कुछ हाइब्रिड सिस्टम रहेगा उसमें और कुछ देसी सिस्टम रहेगा। तो उसमें 25% पौधे मेन फसल से और 25% के करीब मेन फसल से नीचे रह जाएंगे। बाकी की जो 50% फसल होगी वो जो हाइट पहले हाइब्रिड की थी वही रहेगी। अब आपके पास में 3 ऑप्शन हो गए हैं। ऊंची बढ़ने वाली फसल को
आप चूज कर सकते हैं, उसका बीज अलग से छांट कर सकते हैं। नीची जो रहने वाली फसल थी उसको आप छांट सकते हैं, और तीसरा जो बीज की फसल थी उसको छांट सकते हैं। इन तीनों फसलों में से जो भी बीज आपने कलेक्ट किया है उसको आप दोबारा बीजेंगे, तो वो F2 में जो बीज बिजाई होगी तो उसमें फिर अगले साल 15% सेग्रीगेशन आएगा, यानी 15% पौधे अप जाएंगे, 15% नीचे रह जाएंगे, और बाकी जो 70% फसल है वो एक समान आ जाएगी। जब आप F3 में बोएंगे, यानी तीसरे साल फिर उसी बीज को आप बोएंगे, तो उसमें लगभग 5% के आसपास सेग्रीगेशन रहेगा और बाकी फसल नॉर्मल हो जाएगी। और F4 में उसमें सेग्रीगेशन के 1-2 पौधे ही रहेंगे, उसको यदि आप टाल देंगे तो उस 5वें साल के बाद जो बीज आपके पास तैयार होगा हाइब्रिड के बीज के अंदर से, वो देसी बीज होगा, और उन जो नर और मादा मिलन किए थे उसकी जो वैरायटी थी उसके अनुरूप होगा। उसमें जो छोटे वाली मादा थी तो आपने छोटा बीज चुना है तो उस मादा के गुणों वाला हो जाएगा, और उसमें बड़े वाला जो नर था उस आपने बड़ा चुना है तो वो नर वाले गुणों वाला बीज आपके पास में तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हाइब्रिड बीजों के अंदर से भी, हाइब्रिड से भी बढ़िया फिर वो बीज निकल के आ जाते हैं। अब मैं ये चाहूंगा कि आप कोई सवाल दें, तो उससे किसी स्पेशल प्रकार के बीज के बारे में जानकारी है तो उस बीज के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? जी आवाज आ रही है। हाँ जी, बोलो यदि और किसी का कोई सवाल है तो। हाँ मनवीर जी, जो खाद के बारे में जो बची हुई खाद का है, और वो मतलब आगे आगे हो जाएगा आगे के सत्र में, है ना? हाँ, मैं ये जानना चाहता इन लोगों का इंटरेस्ट किस तरह के खादों में, यदि बारीकों में जैसे जैर खाद है उसके बारे में हम बात करें, तो यदि बारीकों पे तो मैं बारीकों पे करूँ, यदि वो बड़े ढेर के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो बड़े ढेर पे बात करें, तो इसलिए मैंने इनके सवालों का इंतजार किया था। जी 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 भाइयों, आपके जैसे सवाल होंगे उसके आधार पे मनवीर जी आगे का सत्र तय करेंगे बाद में, तो इसलिए आप अपना प्रश्न पूछिए। मनवीर जी, हाँ राकेश जी। जी और मेरे यहाँ जो इसको हमने बताया था, मैंने जो था है तो उसमें जो गुड़ डालने का है तो राकेश जी आवाज नहीं आ रही है आपकी साहब। अब आ रही है, हाँ अब आ रही है, बताइए। हेलो, अब आ रही है ना? वंदे मातरम हाँ, भैया, अब आ सभी रही को है जी, आप नमस्ते बोलो पहले बोलो। तो। जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे जीवामृत का अभी आपने बताया था, तो बिल्कुल सभी का जो रहता है वो प्रक्रिया तो बनाने की ही रहती है, लेकिन एक विद्वान से मैंने सुना था कि जो गुड़ डाला जाता है, गुड़ गैस बनाता है, उससे जो जीवाणु उसमें होते हैं उनको दिक्कत होती है और जीवाणु की संख्या कम आ जाती है। तो गुड़ जिस समय आपको खेत में डालना हो 6-7 दिन के बाद, तब गुड़ डालना है। तो इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या गंजीवामृत की बात करें क्या? मनवीर जी आपको समझ में आया है क्या कह रहे हैं? नहीं जी, आवाज क्लियर नहीं है इसलिए मेरे को नहीं समझ में आया कौन से खाद के बारे में बात करके। राकेश जी आप लिख के भेजिए। मैं अपना सवाल लिख के दे रहा हूँ। राकेश जी लिख के भेजिए। जी हाँ, लिख कर भेज रहा हूँ। आवाज साफ नहीं आ जी रही है। तब तक दूसरा कोई साथी। और किसी जी प्रदीप जी, तेज प्रकाश जी पूछिए। मनवीर जी, ये जो सरसों की पदाड़ी होते हैं ना, जिसको तूड़ी भी बोलते हैं, कहीं तो पदाड़ी बोलते हैं, इसको ऐसे कच्चे ही खेत में डाल सकते हैं? ऐसा है जी, यदि आपने उसके अंदर कपास लगानी है तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही फसल के अवशेष हम खेत के अंदर छोड़ते हैं तो उसमें एक कीट होता है जिसको हम देसी भाषा में सुर्रा या अंग्रेजी में उसको पेंटेड बग बोलते हैं। उसकी संख्या उसको खाने के लिए
पकाएगी और जब वो उसमें उस अपनी संख्या को बढ़ा देगा तो आप कॉटन के पौधे जो लगाएंगे उसका रस चूस के उसको सुखा देंगे। वो यदि आपने खेत के अंदर मिलाना है तो अच्छे से गोड़ी के साथ उसको पूरे खेत में बिखेरेंगे और मिट्टी के अंदर उसको मिला के चलेंगे। और उसकी जो नाइट्रोजन की मात्रा है, जितनी उसको गलने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, उस नाइट्रोजन का प्रबंध आपने करना पड़ेगा। वो आप गौमूत्र से करें या कोई अन्य नाइट्रोजन स्रोत से आप उसका नाइट्रोजन की मात्रा पूर्ति करके चलेंगे। जी, जैसे खेत में बिखेर के पताड़ी डाल के खेत में, और जी, बाजरा बोने से पहले या कपास बोने से पहले उसमें वह डिकम्पोजर चलाते हैं 2000 लीटर 2000 लीटर। हाँ, फिर उसका समाधान हो सकता है। नहीं तो आप उसको एक जो गड्ढा डाल के उसमें कुछ गोबर मिला के आप उसको अगले सीजन तक स्टोर कर दें उस खेत के अंदर ही, तो अगली फसल पे जब वो खाद आप यूज करेंगे तो वो तैयार होगा। तो मेरा तो यही मानना है, यदि खेत के अंदर मिलाना है तो अच्छे से पूरे खेत के अंदर मिला के उसमें डीकम्पोजर वगैरह का सहारा लेना चाहिए। जी जी तेज प्रकाश जी, हो गया प्रश्न आपका? हाँ जी, हो गया जी। ठीक है, प्रदीप जी पूछिए। नमस्कार जी। जी, एक तो मुझे आवाज सभी की कमजोर आ रही है, किसानों के लिए बहुत जरूरी है। एक तो जैसे ही हमारा पशु ब्याने लगता है तो हमारी पुरानी धारणा, पता नहीं कहाँ से ये गलती हुई है, हमारे बुजुर्ग तो मेरे को नहीं लगता कि वह ऐसी गलती करते होंगे। हम पशु के खुर आते ही उसको खींचने की कोशिश करते हैं, जबकि ये बहुत गलत धारणा है। वो जितनी भी पशुओं के वो जेर अटकती है वो इसी के कारण अटकती है। पशु को सिर्फ हमने मॉनिटर करना है, उसको देखते रहना है। यदि उसको कोई दिक्कत है, ये गलत दिशा से उसकी शुरुआत हुई है, तो फिर हमने उसको घुमाने का या डॉक्टर की सलाह के द्वारा उसको सीधा कराने का तो कार्य करना चाहिए। और यदि वो नॉर्मल अपनी डिलीवरी कर रहा है तो उसको सिर्फ देखते रहना चाहिए। वो बैठे बैठे ब्याह रहे, खड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चा यदि ऊपर से भी गिर जाएगा तो भी बच्चे पे कोई भी नुकसान नहीं होता। उसको पूरा बाहर आने के बाद उसके पैर पकड़ के, एक तो उसके मुंह के अंदर जो जाड़ा है उसको हाथ से निकाल के चेक कर लेना चाहिए, इसके मुंह के अंदर कोई जाड़ा न बचा हो, और उसको पशु के आगे चाटने के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद फिर 1.5-2 घंटे के अंदर ही पशु अपनी जेर डालने वाले क्रिया से निकट जाएगा। उससे पहले जब पहली जो मटिंडी आती है, जिसके अंदर एक बहुत ही गाढ़ा लेसदार पदार्थ होता है, वो जहां पे गिरे उसी जगह पे आप राख डाल दो। पशु ब्याने से पहले हमने राख का प्रबंध करना है। जहां पे भी पशु थान में वो गिरी है उसके ऊपर आप राख डाल दो। उसके बाद फिर जैसे ही पशु ने उस जेर को डाला है उसके ऊपर भी राख डाल दो, और वो पहले वाली राख और वो जेर के ऊपर जो हमने राख डाली है उस सारे मिश्रण को एक मटके के अंदर डाल के उसको या तो ऐसी सुरक्षित जगह पे जहां पे दूसरा कोई जीव उसको अंदर से तंग ना कर दे, जैसे बिल्ली कुत्ता वगैरह कई बार तंग कर देता है, ऐसी जगह पे हम खुले में भी उसको रख सकते हैं। और नहीं आपकी ऐसी संभावना है कि हम उसकी ज्यादा रुखाड़ी नहीं कर सकते, तो जमीन के अंदर छाया वाली जगह पे, जैसे वृक्ष के नीचे की जगह है या अपने मकान के अंदर कोई ऐसा कॉर्नर है जहां पे छाया हर बार रहती है, तो छोटा गड्ढा खोद के उसके अंदर उस मटके को कापड़ लगा के उसको ढक के छोड़ दे। तो उस मटके को आप जितना देर के बाद निकालेंगे उतना ही शुद्ध और गुणवत्ता पूर्वक वो खाद आपका तैयार होगा। उसमें आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना, खत्म हो गया जी। तो इतना ही करना होता है जी। आपने राख की मात्रा उस
कि इतनी हो कि जितना आपका मटेरियल वो निकलने वाला था और जेर है उससे ज्यादा राख हो। हाँ, दूसरा सवाल था आपका कि भाई हम पत्ता गोभी का जो बीज है उसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं। पहले तो आपने अपने खेत के अंदर लगी हुई गोभियों में से एक गोभी को ये चूज कर लेना है कि ये आपकी सबसे स्वस्थ और सही समय पे लगा हुआ बीज है, उसके अंदर से आपने बीज लेना है। आप उसको ऐसे कैसे छोड़ दें, उसकी खुराक पानी का ध्यान रखते रहे, वो समय आते ही ऐसे ही बीज निकाल देगा और उसकी जो फलियां आएंगी उन फलियों को फिर सही समय पे आप पकने के बाद इकट्ठा करके अगले सीजन तक उसको स्टोर कर सकते हैं और उन फलियों के अंदर स्टोर करें और जब भी आपको बीज चाहिए तब उन फलियों को तोड़ के उसका बीज निकाल के आप अगली फसल लगा सकते हैं। जिस तरह से हम फूल गोभी का करते हैं या गांठ गोभी का निकालते हैं, इसी प्रकार से फूल गोभी का भी बीज। जी 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 प्रदीप जी, कुछ और इसमें आपको पूछना है? फूल गोभी की तो जो फली आ जाती हैं। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, फूल गोभी में तो ऊपर डंठल निकल के उसके फली लग जाती है। मैं गांठ गोभी की बात कर रहा हूँ। हाँ, गांठ गोभी में भी ऐसी निकलती है जी। सेम वैसे ही निकलेंगे गांठ जैसे फूल। गोभी में भी ऐसी लगती है, पत्ता गोभी में भी ऐसी लगती है, तीनों पे ऐसी निकलती है। अच्छा, तीनों का एक ही प्रोसीजर है? हाँ जी, तीनों की एक ही तरह से निकलती है। ठीक है जी, धन्यवाद। अच्छा, ये जेर खाद कितने दिन में तैयार होती है? ये तो जी जितना आप ज्यादा समय देंगे ना उतना ही ज्यादा गुणवत्ता ऊपर होता है। 1 महीने के बाद से लेकर हम इसको 2 साल तक कभी भी यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा समय दिया है उतनी ही गुणवत्ता उसकी ज्यादा हुई है। फिर तैयार होने के बाद में सीधे की सीधे खेत में डालनी है या कुछ मिक्स करना है? कैसे यूज करना है इसको? ऐसा है कि इसको यदि हम पानी के अंदर मिला के खेत के अंदर प्रयोग करेंगे तो बड़े क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो जीवाणु पैदा होते हैं ना उनकी जरूरत हमारे पूरे खेत को होती है। तो जितने लंबे एरिया तक उसको बढ़ा दें, एक तो उसमें से यदि एक बैक्टीरिया भी निकलता है ना तो वो भी अनुकूल मौसम में 24 घंटे में 1,44,000 गुना हो जाता है। तो इतनी गुणवत्ता वाले बैक्टीरिया की इतनी बढ़ोतरी की गुंजाइश होती है, तो उसको हम पूरे खेत में पहुंचाना चाहते हैं। तो उसको पानी के अंदर मिला के यदि हम डालेंगे तो पूरे खेत में फैल जाएगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी थोड़ी होती है। नहीं, एक तो इसको मतलब तैयार होने के बाद कैसे ड्रम में मिक्स करके पानी में बनाएं या स्प्रे करें, क्या क्या करना चाहिए? नहीं, आपने यदि खेत के अंदर पानी लगाना है तो उसके अंदर भी घोल के लगा सकते हैं। यदि आपने किसी कमजोर फसल को खुराक देनी है तो उस 200 लीटर के अंदर 1 किलो इसके अंदर से निकाल के उसको घोल के भी आप उसकी खुराक दे सकते हैं। 200 लीटर पानी में मतलब 1 प्रदीप जी के पूछने का मतलब ये 200 है लीटर पानी मनोज जी, में 1 किलो जी तैयार। जी जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। जी जी ठीक। और किसी तेज प्रकाश जी पूछिए। मनवीर जी, ये जैविक खेती में कहते हैं कि भाई ये जो मिट्टी कॉटन है इसका बोना उचित नहीं है, तो जैविक खेती में हमारे पास कोई मिट्टी कॉटन का विकल्प है? मनवीर जी मनवीर जी आवाज वो हो गई आपकी। हाँ बताइए मनवीर जी, आवाज गड़बड़ हो गई आपकी। कौन है वो जैविक खेती में? क्या मैं तो ये कहूँ हिंदुस्तान के किसी भी जो है वो जैविक किसानों के लिए तो घातक है, सभी प्रकार के किसानों के घातक है। वे अपनी जगहों के पास में लेते हैं, वहां पे कुछ है।
हैं और उन बैक्टीरिया के जो मलमूत्र हैं, अवशेष है, वो पौधों की खुराक बनते हैं। तो जो मिट्टी के पौधे हैं उनकी जड़ों के पास भी वही जीन वाले सूक्ष्म जीव उन जड़ों से निकलते हैं और वो हमारे जमीन के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए हानिकारक होते हैं। और हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास अभी तक हाइब्रिड भी और नॉन हाइब्रिड भी दोनों प्रकार के कॉटन के बीज बचे हुए हैं, जिनकी संख्या हम बढ़ाएंगे और उसकी फसलों को हम बढ़ाएंगे तो आगे वो प्रचलन में भी आ जाएंगे, दूसरे किसान भी उसको अडॉप्ट करके उनकी उपज इन मिट्टी वाली की उपज से ज्यादा है, कम खर्च में ज्यादा उपज देने की क्षमता है उन बीजों की। लेकिन हमारी एक धारणा बनी हुई है मिट्टी का प्रचार ज्यादा है, इसलिए हम मिट्टी का ही प्रयोग करते हैं। यदि आप इस तरह के बीजों के बारे में जानकारी लें तो एक 2288 पंजाब के अंदर से और 198 HAU का और HS6 HAU का, इस तरह के बीज आज भी प्रचलित हैं। कुछ किसानों के पास भी स्टोर है और यूनिवर्सिटी से भी इस तरह प्रकार के बीज मिल जाते हैं जो 35 से लेकर 50 मन तक पैदावार देने की क्षमता रखते हैं। आवाज नहीं आई जी मनवीर जी। किसी और भाई का प्रश्न है तो वो पूछें। और हाँ प्रदीप जी। HAU के बीज के एक बार दोबारा थोड़ा नाम बताइए प्लीज। HS6 और 1098 1098 ये दोनों बीज आज भी किसानों के पास प्रचलित हैं। वैसे तो काफी बीज हैं HAU के, 223 हाइब्रिड में भी है उनके पास, एक 227 हाइब्रिड में वो भी यूनिवर्सिटी के पास बीज हैं। ये दोनों बीज तो ज्यादातर किसानों के पास में स्टोर हैं, इसलिए मैंने इन दोनों का जिक्र किया है। जी भैया। और किसी भाई का प्रश्न है तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करके पूछिए। ये एक आवाज आ रही है कि ना लोकेश जी मेरी? हाँ आवाज आ रही है। और क्लियर आवाज आ रही है? बोल दूं अभी? हाँ जी बोलो बोलो। बोलिए बोलिए। जब नहीं आएगी तो बता देंगे आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ जी बोलो। आपकी आ रही है। हाँ, मेरा ये कहना था, जो आपने जीवामृत बनाना बताया है 200 लीटर पानी वाला जो बताया था वो, उसमें गुड़ डालने की जो प्रोसेस है, एक विद्वान का ये मानना है कि गुड़ को जिस आपको खेत में जिस टाइम लगाना हो जीवामृत, उससे आधे घंटे पहले डालना है। जिस दिन आप शुरुआत करें जीवामृत को बनाने की, उस दिन आपको नहीं डालना, तो गैस बनता है और जीवाणुओं के लिए वो घातक होता है। इस बारे में आपका क्या मानना है? मैं चाह रहा हूँ कंफ्यूजन दूर हो। हाँ जी, ऐसा है जी, कई बार हमसे गलती हो जाती है। उसका जो टाइमिंग है, उसके पास ड्रम के अंदर हमने जितनी खुराक डाली थी उतने बैक्टीरिया उसमें तैयार हो गए, तो उसके बाद उसके पास खुराक नहीं रहती, उन बैक्टीरिया का मरना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी पीएच बढ़नी शुरू हो जाएगी। यदि इस तरह की स्थिति है तो उसमें दूसरा गुड़ मिला के उसकी पीएच को कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो यदि उसकी प्रोसेस उस समय तक चालू है तो आप सीधा उसको यूज कर सकते हो, वहां पे गुड़ डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि आप लेट हो रहे हैं, वहां से बैक्टीरिया मरने शुरू हो गए हैं, तब आपको उसके अंदर गुड़ डालना चाहिए ताकि उसकी खुराक बढ़ के वो मरने बंद हो जाए। तो जिस दिन बनाना है उसको उस दिन गुड़ डालना है कि नहीं डालना है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसके अंदर डालने की। हाँ, वो ही मतलब था। वो क्या अलग अलग अपने अपने हिसाब से सभी का काम होता है, तो कभी कभी क्या किसान कंफ्यूज रहता है कि यार उन्होंने ये आवाज कम हो गई एकदम। हाँ, यही बता रहा है, यदि उसका वो खुद लेट हो रहे हैं, उसकी पीएच वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई है तो डालना जरूरी है जी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। नहीं सईद, आप खुद कंफ्यूज है क्वेश्चन में। उनका ये पूछना है कि जब आप शुरू में बना रहे हो उस समय उसमें गुड़ डालना है या नहीं डालना? डालना है जी उसमें तो। वही वो पूछ रहे हैं।
नहीं, मैंने तो ये सुना कि वो खेत में डालने के टाइम पे पूछ रहे हैं। नहीं, उनका ये कहना है कि किसी विद्वान ने उन्हें ये नहीं कि जब आप बना रहे हो उस टाइम पे उसमें गुड़ नहीं डालना है, जब आप उसमें उसका प्रयोग कर रहे हो उस टाइम पे आधे घंटे पहले गुड़ डालो और प्रयोग कर लो। हाँ, वो इसीलिए मैं वही खेत के अंदर प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो गुड़ नहीं डलेगा तो फिर वो किसके सारे मल्टीपल होंगे। नहीं, शुरू में आप जब बना रहे हो उस समय आपको गुड़ डालना है या नहीं डालना? डालना है जी, डालना है। हाँ, बस वही डालना है। जी ऐसा था। इनका मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ एक बार जी, इन्होंने लिख के भेजा है और इनका माइक में म्यूट कर देता हूँ। इनका प्रश्न था कि जीवाम बनाते समय गुड़ डालना ठीक है कि नहीं, और गुड़ का घोल घेत में डालने से आधा घंटा पहले डालें, आपका क्या मानना है, ये पूछना चाहते थे वो। जीव अमृत बनाते समय गुड़ डालना पड़ेगा जी। यदि आप लेट हो रहे हैं तो फिर आपको दोबारा भी डालना पड़ेगा। यदि आपने सही प्रोसेस पूरा होने से समय तक उसको यूज नहीं किया है, तब भी आपको गुड़ डाल के उसकी पीएच वैल्यू बढ़ने से रोकना पड़ेगा। नहीं सही तो आप समय जब भी सही समय का अर्थ क्या है मनवीर जी इसमें? यानी उसके अंदर जो महक आनी शुरू होगी, मैं बताता हूं, आपने जितनी उस ड्रम के अंदर खुराक दी है उसको खाने के बाद उसके पास बैक्टीरिया के पास खुराक नहीं रहेगी तो वो मरना शुरू हो जाएंगे। यानी जो स्मेल हर रोज बढ़ रही थी वो खट्टापन महसूस कराएगी आपको, यानी वो स्मेल बदल जाएगी और उसमें खट्टापन आपको आना शुरू हो जाएगा। तब आप ये समझ लेना कि उन बैक्टीरिया का मरने का टाइम शुरू हो गया है। जो उसके अंदर बढ़े थे उसकी संख्या अब धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है। तो वो टाइम है जी, ये निश्चित टाइम नहीं है, 7 दिन 6 दिन ऐसा कुछ नहीं है। ये टेम्परेचर सूटेबल है तो 3 दिन में भी तैयार हो सकता है, और टेम्परेचर लो है तो 10 दिन में भी जीवामृत कंप्लीट नहीं होता। वो आपने केवल महक के द्वारा ही महसूस करना है कि आपका जो जीवामृत है वो तैयार है। वो महक बताएगी। जो हर रोज की मतलब महक बढ़ रही थी वो एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद दूसरी तरह की महक आनी शुरू हो जाएगी और जो बढ़ रही थी वो नहीं आएगी। जी 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 जी, धन्यवाद मनवीर जी। नमस्कार जी। हाँ सर, बैक्टीरिया चेक करने का मेन तरीका मेथड ये है, महक भी नहीं, जब जिस टाइम तक आपके घोल में झाग बन रही है तो आपका बढ़ रहे हैं बैक्टीरिया, जब वो झाग बढ़नी बंद हो गई तो समझ लो फिर वो मरने लगे। जब तक झाग बढ़ती है तब तक आपका कल्चर ग्रो कर रहा है और बढ़ रहा है। और इसी जीव अमृत का कौन सा ये गुड़ है, मेन पार्ट है गुड़। जब तक गुड़ नहीं देंगे बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा, फर्मेंटेशन शुरू नहीं होगी। फर्मेंटेशन शुरू होगी गुड़ डालने के बाद, और मेन पार्ट गुड़ ही है। और गुड़ को स्टार्टिंग में डालेंगे तो फर्मेंटेशन होगी, नहीं तो फर्मेंटेशन नहीं होगी। धन्यवाद। जी जी, सही है जी, आपका भी ये भी तरीका ठीक है आपका। ठीक जी जी, सुगंधा जी धन्यवाद। और कोई भाई पूछना चाहते हैं प्रश्न तो पूछें प्रश्न भैया। हाँ जी सर। सर, अगर हम ये जीवामृत खेत में डाल रहे हैं तो इससे हमारा जमीन का कार्बन बढ़ेगा या घटेगा? ऐसा है जी, इसका कार्बन से कोई मतलब नहीं है। कार्बन पहले से आपके खेत के अंदर मौजूद है। ये आपके खेत में कार्बनिक मैटर है तो ये इसका डालने का लाभ है। यदि आप खेत के अंदर शून्य के आसपास कार्बनिक मैटर को पहुंचा चुके हैं तो फिर आपका जीव अमृत डालने का लाभ भी नहीं है। तो वही तो सर वही तो मैं पूछ रहा हूँ भी, मेरे खेत में कार्बन 1.2 है
हाँ, तो आप डाल सकते हैं ये मैं एक 1.2 है। इससे मेरी जमीन का कार्बनिक लेवल बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। और ये जो जीवामृत आप डाल रहे हैं, आप यदि चेक कराएंगे तो आपकी जमीन के अंदर ये ज्यादा मिलेंगे पहले से ही। जो आप डाल रहे हैं उससे भी बढ़िया मिलेगा आपको। सर बैक्टीरिया तो बढ़ेंगे मेरी जमीन के अंदर, बट कार्बन की क्या पोजीशन रहेगी? क्या आप श्योर हैं भी ये कार्बन नहीं घटेगा? ऑर्गेनिक कार्बन नहीं घटेगा? मैं दो चीज बताना चाहता हूँ, यदि आप चेक कराएंगे तो वो आपके डालने से पहले ही ज्यादा मिलेंगे। आपके खेत के अंदर ही ज्यादा है वो पहले से ही। यदि कार्बन मैटर आपका 1.2 है, तो जो जीवाणु आप तैयार कर रहे हैं बाहर से जीवामृत के सारे, वो पहले से ही आपके खेत में स्वस्थ हैं। इससे भी जो आप डाल रहे हैं उससे भी स्वस्थ है। ये तो उनको जरूरत पड़ रही है जिन्होंने जी अपने खेतों में कार्बन मैटर 0.3 के आसपास लाके छोड़ दिया है। आपके खेत को इसकी आवश्यकता नहीं है, आपके खेत में तो पहले से मौजूद है ये। ठीक है जी। अच्छा सर, अगर जमीन में कार्बनिक मैटर नहीं है तो उसका कार्बन कैसे बढ़ाना है? हाँ, यही मैंने बताया। एक तो हम जितने भी अवशेष हैं फसल के, उसको बस CN रेशो का ध्यान रखते हुए खेत के अंदर मिलाते जाए। ये सबसे आसान तरीका है किसान के लिए। बाहर से मिलाने वाला उनके लिए एक्सपेंशन महंगा पड़ रहा है और इतना काम भी किसान नहीं करना चाहता। तो फसल का अवशेष जो है वो पशु के अंदर से निकल के आए या डायरेक्ट खेत के अंदर मिले, उसको खेत के अंदर मिलना ही चाहिए। बस यही एक सबसे आसान तरीका है। पशु का अवशेष और फसल के अवशेष ये तो हो गए, लेकिन अगर आपको कार्बन और जल्दी बढ़ाना है तो उसके लिए और भी कोई एक्स्ट्रा तरीका है? हाँ, तरीके तो बहुत है, लेकिन फिर वो काफी महंगे पड़ेंगे। नहीं सर, कोई महंगे नहीं है। ग्रीन मैन्योरिंग और ये सारे मेथड हैं, इनसे बढ़ सकता है। सर आप ढैंचा उगाइए, ढैंचे को पकनी स्टेज तक ले जाइए, भी ज्यादा छोटा सुखविंदर जी वही तो बता रहे हैं, जो अवशेष है खेत का फसल का उसी को मिला दीजिए। वही तो ढैंचा भी तो अवशेष के रूप में ही हो गया। सर वो फसल नहीं है ना, वो फसल से पहले की प्री प्लानिंग है। अभी जिस तरह हमने फसल अब धान की लगानी है, धान की फसल लगाने से 1 महीना पहले आप ढैंचा लगा दे, ढैंचा आपका तैयार होगा, उसको बीच में पलाव कर दो और उसी में आप धान लगा लो। धान काट के धान का पुआल है सारा, उसको पलाव कर दो, पानी लगा दो, बाद में उसमें गेहूं लगा दो, ज्वार लगा लो। अगर आपके पास पूरा खेत खुला है, आपकी खुद की डेयरी है, तो उसमें ज्वार लगाइए। ज्वार जितनी आप पशुओं को खिला सकते हैं खिलाइए। अगर आपका धान लेट हो रहा है तो उस ज्वार को बीच में जोत दो, वो आपकी खाद भी बन जाएगी, पशुओं का पेट भी भर जाएगा और जो गोबर होगा वो भी आपकी कार्बन हो गई। हरी खाद बिल्कुल एक साधन हो सकता है, लेकिन उससे भी एक अच्छा साधन हमारे पास और है। उसका मैं तो ये सलाह दूंगा, पहले जैसे ही आपका गेहूं के बाद खेत खत्म खाली हो तो उस खेत के अंदर आप एक बार पानी लगा दो, पानी लगा के छोड़ दो, और 1 सप्ताह के बाद फिर आपके पास यदि पानी अवेलेबल है तो दूसरा पानी भी लगा दो, नहीं है तो उस पहले पानी में काम चल जाएगा। उसके बाद जो खेत के अंदर जर्मिनेशन हो रहा है उसकी तरफ एक बार गौर से जरूर देखो। आप खुद सभी पौधों के बारे में जानकारी नहीं रखते तो किसी जानकार को आप खेत के अंदर लेके जाओ, उसमें जिस भी प्रकार के खरपतवार आपके खेत में आए हुए हैं उसको कॉपी पे नोट करो। वो खरपतवार आपके खेत में किन किन तत्वों की कमी है और किन किन तत्वों की अधिकता है उसके बारे में आपको बताएंगे। एक तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके खेत में किस प्रकार के तत्वों की कमी है, उसी प्रकार के तत्वों को पूरी करने वाले बीज आप मिला के हरी खाद का प्रयोग करें। ये जरूरी नहीं है कि हर खेत में नाइट्रोजन की ही कमी होगी और आप ढांचा लगाएंगे उससे नाइट्रोजन की कमी पूरी होगी, ये जरूरी नहीं है। बहुत से खेतों में आपके बाथू उगेगा तो बाथू के बाद आपको महसूस होगा कि वो इसमें आयरन की कमी है। यदि उसमें साठी आ रही है तो आपके खेत में नमक बढ़ा हुआ है। यदि आपके खेत में अभी इसी फसल के अंदर मेथे की संख्या बहुत ज्यादा है तो आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है। तो ये वो खरपतवार ये तय करेंगे कि आपके खेत में किस प्रकार के तत्वों की कमी है और किन की अधिकता है। उसके अनुसार यदि आप हरी खाद मिलाएंगे तो वो आपके लिए और बेटर रहेगा। दूसरा,
आप इस तरह की चीजें नहीं जानना चाहते तो ये जो 2 पानी लगाने वाला मैंने फार्मूला बताया, उसी उगने वाली घास को आप बढ़ने दें। वो बाहर से डाले तो से ज्यादा हरी होगी, ज्यादा गहरी होगी, उसकी सेवा यदि आप कर देंगे और उसको जब आप जमीन के अंदर मिलाएंगे तो वो बाहर से डाले हुए बीजों से बढ़िया वाला तरीका होगा। हाँ, उसको बढ़ने का मौका जरूर देना आपने। उसमें से कुछ धान लगाने तक कुछ फसलें तो ऐसी भी होंगी अपना पूरा टाइम भी टाइम भी आ जाएगा। तो वो यदि आप खेत के अंदर मिलाएंगे तो उससे जो आपके कार्बन के मैटर तत्व बढ़ेंगे वो ज्यादा संख्या में बढ़ेंगे और संतुलित बढ़ेंगे। जंगली चौलाई और पालक का क्या इंडिकेशन है? हाँ, पालक यदि आपके जो कैल्शियम की कमी है जमीन में तो वो पालक उस खेत में उगेगी और उसके मिलने के बाद कैल्शियम की कमी पूरी होगी। अच्छा, जैसे ये खेत में एक धोरे से इकट्ठा मोथा हो जाता है, ऐसे हाँ, लगता है जैसे किसी ने बो दिया हो, तो उसमें किस चीज की कमी मानी जाती है? ये जो उसमें मोथा घास फास्फोरस और होती है। गंधक की दोनों की कमी है। 2 तत्वों की कमी है उसमें, फास्फोरस और गंधक। उनमें से एक तत्व भी पूरा हो जाएगा तो मोथा आना बंद हो जाएगा। अच्छा, ये फास्फोरस और गंधक दोनों डाल दिए जाएं तो फिर ये मोथा अगले साल उगेगा नहीं? कम होते होते होगा जी, एकदम से जीरो नहीं होगा। अच्छा, ये कितनी मात्रा में पड़े फास्फोरस और गंधक और किस रूप में? वो तय करेगा जी आपके खेत में मोथा आता कितना है। मोथा एक धोरे से ऐसा लगता है जैसे किसी ने बो दिया हो। हाँ, तो फिर आपने एक काम करना चाहिए, आप एक जो बरसात की फसल है उसको जी। खाली छोड़ दो। एक फसल लेने का आप इरादा छोड़ दो, आप उस मोथे की ही सेवा कर दो। ठीक है। वो उग के आएगा और आप उसकी जो खुराकें हैं आप उसमें जीवामृत भी डालें आप, और घन जीवामृत यदि आपके पास तैयार है तो वो, और पाथियों का पानी भी आप उसमें प्रयोग करके उसको पूरी सेवा दें, पानी भी उसमें लगाते रहें। वो जैसे ही आपके अगस्त का मिड आएगा, 15 अगस्त के आसपास में, आप उसको गहरी जुताई वाले ट्रैक्टर के साथ उस जमीन के अंदर मिला दें। उसके बाद फिर आप सरसों की जब तैयारी करेंगे उस समय तक पहली फसल सरसों की ले सकते हैं, उसके बाद वाली फसल आप गेहूं लेना चाहें तो गेहूं ले सकते हैं। तो उस जमीन को आप आगे तैयार कर सकते हैं, उसको जमीन के अंदर एक बार मिला के फिर कुछ आएगा अगस्त के बाद भी उसको भी आप मिला दें। तो उसके बाद आप देखेंगे तो अगले साल से आपके पास 75% कम आ जाएगा, 25% पे रह जाएगा और वो 25% भी आपका 2 सालों में खत्म हो जाएगा। अच्छा, परंतु जैसे हम धान के टाइम तक उसे रख लें और उसके बाद जोत दें? आवाज नहीं आ नहीं, रही। वहां तक बात आवाज नहीं आ रही बनती थी जी, बीच उसकी पूरी गांठें नहीं बन पाती। अच्छा, मेरी नहीं आ रही क्या आवाज? नहीं, दीपक जी की नहीं आ रही थी। हाँ, मैं दीपक जी के हाँ पास जी। तो मेरी पहुंच रही होगी। यदि धान के समय तक आप लालच करेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी, उस समय तक उसके नीचे जो गांठें होती है वो गांठ नहीं बन पाती, और वो गांठ यदि कच्ची है तो फिर वो आगे अपना बीज बनाने के लिए ललायित रहती है। ठीक है जी, धन्यवाद। जी, तेज प्रकाश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए तेज प्रकाश जी। जी मैं हरी खाद के लिए पूछ रहा था। तो हरी खाद के लिए तो मैंने तो ये बताया भाई, आप एक बार जमीन में पानी लगा के हाँ जी, उसको चेक करें कि आपके खेत में किस प्रकार के खरपतवार आते हैं, वही ज्यादातर बताएंगे आपको किस प्रकार की। जिस तरह भाई साहब ने बताया था ज्वार, यदि फास्फोरस की कमी है तो ज्वार बाजरे का जो अवशेष है उसको मिलाना बहुत बढ़िया रहता है। जी। और यदि आपके खेत में फास्फोरस की कमी है और बार बार आप ढांचा मिला रहे हैं तो वो कमी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अच्छा, जैसे सण, ढांचा, ग्वार, मूंग ये सब मिक्स करके अगर हरी खाद तैयार करें तो जी उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ेगा। उसमें जितने भी आप ज्यादा से ज्यादा बीज मिलाएंगे, वृक्षों के बीज भी यदि उसके अंदर आप मिला दें तो उसमें और भी ज्यादा तत्व पूरे होंगे। जी, धन्यवाद। जी, तो मनवीर जी,
अगले आगे का जो अगली बार का सत्र रहेगा उसमें क्या विषय रहेगा, थोड़ा सा अवगत आप करा तय करो दीजिए। जी। इसके अंदर मैंने जो सूक्ष्म खाद थे वो अभी रोक लिए हैं, जैसे पाथियों का पानी है, जेबरेलिक एसिड है, एक डाई पहुंचा पाएंगे। तो मेरी ये राय है, यदि आप इसको कष्ट को करें तो कम से कम 5 लैबों में जी उसको भेजें, और जिनकी ज्यादा मैचिंग आ रही है उसके ऊपर आप विश्वास करें, क्योंकि यहाँ पे धोखा बहुत बड़ा है। बहुत से लोग गांव का पहले रिकॉर्ड रखते हैं, उसको टेस्ट ना करके आपके पास ऐसे किसी रिपोर्ट दे देते हैं। तो मेरी यही राय है, एक सैंपल यदि आपको पैसे भी देने पड़ रहे हैं, कई जगह पे 10 रुपए फीस होती है, कई जगह 20 रुपए होती है, तो 100-150 रुपए आपके के लिए लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक हिसार भेजें, एक आपके जिले के पास में भेजें, एक केवीके में होता है, उस केवीके में भेजें। यदि आपका कोई मित्र दिल्ली वगैरह जा रहा है तो 1-2 पूसा में भी भेज दें। तो सभी की रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें से जो जिनकी ज्यादा मैचिंग आ रही है उस रिपोर्ट को सही माने। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हिसार जैविक की खेती करने वाले जैविक खेती करने वाले रिपोर्ट तो लगभग एक्यूरेट है 90% सर। किसान मिट्टी पर 1 साल में मिट्टी चेक करवाते हैं जी। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, हर बार रिपोर्ट लगभग सेम से ही आती है, कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा। एक मेरे साथ एक बार क्या हुआ जी, मैंने पूरे गांव की रिपोर्ट ली और 11 दिन लगे मेरे को गांव से इकट्ठा करते हुए। आपको ताजुब होगा, मेरे को बीच में शक हुआ तो मैंने एक भट्ठे की मिट्टी ले ली, भट्ठा जहां पे लगा हुआ था उसकी भी रिपोर्ट ऐसी ही आई जो हमारे खेतों की रिपोर्ट थी। तो उसके बाद में तो दिल खड़ गया। तो मैं जब भी टेस्ट कराता हूँ तो 5 जगह टेस्ट कराता हूँ। सर मेरे पूरे एरिया की सैंपलिंग की खेत की, HAU में हिसार में वो सैंपल भेजे, अभी का ऑर्गेनिक कार्बन ये जिस तरह पॉइंट कुछ में ही आया, अभी 0 के हिसाब से भी 0.2 ही आया। ठीक है। सिर्फ मेरे खेत का कार्बन 1.2 आया, और हर चीज मेरे खेत में एक्सेस। पोटाश है 600 कुछ आई, और नाइट्रोजन भी ठीक आई, भी हर चीज मेरे खेत में एक्सेस दिखा रखी थी उन्होंने। नहीं, ज्यादातर हिसार की रिपोर्ट अच्छी आई है। इस बात में मैं जितनी भी लैब है उसमें से मैं जितनी सराहना करूंगा, यदि थोड़ा बहुत विश्वास करूंगा तो मैं HAU वाले पे करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जबकि मैंने 100 रुपए भी दे के टेस्ट कराए हुए हैं, उनका भी तो वो रिजल्ट नहीं मान रहा मैं। तो मेरा तो ये राय है कि आप 5 पे लेके तो फिर आपको शक की गुंजाइश नहीं। हाँ जी, हाँ जी। जी एक बात और जानना चाह रहा था जी। जैसे अब मेरा प्रोग्राम है हरी खाद तैयार करने का, तो उससे पहले अगर मैं सैंपल ले लेता हूँ मिट्टी का और उसको मैं छाया में रख दूं 15-20 दिन, उसके बाद ले जाऊं तो कोई दिक्कत आएगी या कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। यदि छाया में आप सुखा रहे हैं तो सूखी मिट्टी का सैंपल और आसानी से टेस्ट करेंगे और जल्दी और कर सकते हैं। जी जी ठीक है भाइयों, सही भाइयों, धन्यवाद। हाँ प्रदीप जी, आखिरी प्रश्न पूछ लीजिए आप। मनवीर जी, लोगों में एक संकट, ये कहते हैं कि ज्वार खेत में लगाने से मतलब खेत के जो पोषक तत्व हैं कम होते हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? ज्वार क्या कहते हैं, मैं समझ नहीं पाया। अगर आप खेत में ज्वार लगा रहे हो पशुओं के लिए तो वो खेत के जो पोषक तत्व है पूरे खींच लेती है। हाँ बिल्कुल जी, जहाँ पे आप बार बार हरा चारा बो रहा है तो उसमें से निकलने वाले तत्व हैं वो ज्यादा है। बाकी फसलों के अवशेष खेत के अंदर कुछ न कुछ मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ पे हम हरा चारा लगा रहे हैं वहां से तो केवल निकाल रहे हैं, वहां तो वापिस तो कुछ जा ही नहीं रहा। तो वहां सबसे पहले तो आयरन की कमी आएगी। जब भी आप देखोगे 2-3 साल बोलते हो तो ऊपर का पत्ता वो सफेद रंग का निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे बरसीन है, बरसीन का एक पत्ता सफेद होगा, या ज्वार का कोआ सफेद हो जाएगा, तो उससे श्योर होगा कि आपके खेत में आयरन की कमी हो गई है। फिर दूसरा यदि टेस्ट कराएंगे तो उस जमीन में आपकी फास्फोरस की कमी होगी, और फास्फोरस जिस खेत में फास्फोरस की कमी है उस चारे में फिर फास्फोरस की कमी है, और वो चारा जब हम पशुओं में डाल रहे हैं तो पशु के अंदर भी फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो कई पशुओं की बीमारी का कारण ही ये है कि उनमें फास्फोरस की कमी हो जाती है।
तो एक तो ये है कि जिस खेत के अंदर से हम चारा ले रहे हो तो उसका गोबर तो ज्यादा से ज्यादा उस खेत के अंदर होना ही चाहिए। नहीं तो हमने खेत के अंदर चारा वाली फसल को बदल बदल के लेना चाहिए। जी अच्छा सर, मैं एक चीज बस ये लास्ट पूछना चाहूंगा कि ज्वार की बुआई के कितने दिन बाद उसको काटना चाहिए जिससे कि पशु को ठीक से खिलाया जाए? ऐसा ये दिनों के हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये बीजों के अनुसार अलग अलग तरह की होगी। मेरा ये मानना है, आप एक बार ज्वार के पत्ते को चबा के देखें, उसके अंदर यदि कड़वाहट आ रही है तो आपको ज्वार नहीं चरानी चाहिए। जब तक उसके अंदर कड़वापन महसूस हो तो नहीं चरानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि वैसे कुछ अमूमन जैसे कितने दिन में कटाई आ जाती है, वो काटने लायक हो जाती है अमूमन? ऐसा है, कुछ जैसे शुगर गेज के हैं वो तो 35 दिन के बाद अपनी कड़वाहट बंद कर देते हैं। जैसे अपने पुराने बीज थे वो जब तक बरसात नहीं होती, यानी उसकी ऊपर वायु में नमी नहीं होती, तब तक नहीं देती, उसके दिनों का कोई वो नहीं है। अच्छा, 35 से वायु वैसे में जब नमी की मात्रा पूरी हो जाती है तब के बाद में फिर वो अपने आप को ऐसा महसूस कराती है वो चारे लायक है। अच्छा, हम अमूमन 35 दिन बाद खिला देनी चाहिए, कोई दिक्कत जी नहीं। धन्यवाद सर। सर ये आपके खेत की ताकत, आपकी संभाल और आपके बीज पे डिपेंड करता है भी आप कौन सा बीज, जैसे सर ने कहा है बीज पे डिपेंड करता है भी कौन सा बीज बीजोगे उसी हिसाब से, और आपकी जरूरत पे भी डिपेंड करता है भी आपके पास पशुओं को खिलाने के लिए हरा चारा है या नहीं है, उसी हिसाब से चलता है। नहीं, बस मैं तो एक जानकारी के लिए पूछ रहा था। मैं ज्यादातर कानपुरी ज्वार सवाल बोता सही हूँ। था जी, कई बार इसके अंदर एक ऐसा एसिड बनता है जिसके वो जहर का भी काम कर देता है। हाँ वो हाँ, सर इसी वो को मैं पूछ रहा वो हूँ। अगर पानी हम नहीं लगाते तो वो एसिड बनता है, अगर हम पानी लगा देते हैं इसको मान लो वो मैंने पहले क्लियर किया, यदि वहां पे वायु में नमी है तो वो उस एसिड उसमें नहीं बनता। बकरियां तो उसको खाते उसी टाइम ही मर जाती हैं कई बार। हाँ, वो हाँ, जीप का काम कर देती है। पानी जी। की तो पूर्ण प्रबंध है, पानी का तो अच्छा प्रबंध, जी ट्यूबवेल है ठीक हमारे है। पास। हाँ ठीक है भाइयों, अब प्रश्न को हम विराम देंगे, है ना। और